बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत चाइना मामलात पे। LAC के हवाले से तनाव का माहौल बराबर बरकरार है। 45 साल के बाद LAC पे गोली चली है, तो ये पूरे मामलात कहाँ पे जा सकते हैं? अगर हम पेंगोंग झील की बात करें, वहाँ पे भी हालात कशीदा है। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू जो डिफेंस एक्सपर्ट है, बराह रास्त फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। इस मामले पर बात करेंगे जहां 45 साल के बाद गोली चली है, तनाव का माहौल बरकरार है। कर्नल साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह हालात बने हैं LAC पे, आप इन हालात को किस तरह देख रहे हैं? जहां पे मुज़ाकरात की हम बात करें, बार बार मीटिंग का सिलसिला भी चलाया गया है, मगर कोई मज़बूत नतीजे सामने नहीं आए हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि दोनों देश जो है उनका मिलिट्री पोस्चर आजकल ऐसा है कि कभी भी थोड़ा सा इंसिडेंट, अगर छोटा सा इंसिडेंट भी हो जाता है, वो बड़ी समस्या में तब्दील हो सकता है, बड़ी मुसीबत बन सकता है और कन्फ्लैग्रेशन हो सकती है। लेकिन हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से अप्रैल 5 के बाद चाइना ने कुछ इलाकों में घुसपैठ करके फिर वापस नहीं गए, जो कि वो हर साल वापस जाते थे, ट्रेसपास करते थे, वापस जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने खासकर फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके में, पेंगोंग त्सो के इलाके में कुछ उन्होंने फोर्टिफिकेशन बनाई अपनी, और वहां पर रिज लाइन के ऊपर उन्होंने अपने फौजियों को तैनात किया। और बातचीत 13 राउंड हो चुके हैं, उसमें से कुछ निकला नहीं, जिसकी वजह से पूरे लद्दाख क्षेत्र में एक्रेशन हुआ है। मतलब काफी ज्यादा फौजें भेजी गई हैं, तिब्बत में चाइना में फौजें भेजी गई हैं। और जो 29-30 अगस्त की रात को हुआ, जब इंडियन ट्रुप्स ने उन चोटियों को पकड़ लिया जो उनको टैक्टिकल एडवांटेज दे रहे हैं, क्योंकि चाइना फिंगर 5 से देपसांग के वाई जंक्शन से और गोगरा और सपिंग के इलाके से पीछे नहीं हट रहा है। तो मैं मानता हूं कि दोनों देश आजकल अपनी टैक्टिकल पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे हैं कि अगर कल कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो उनको थोड़ा जमीन के ऊपर टैक्टिकल एडवांटेज मिले। और अगर ये मामला सुलझ नहीं जाता बातों से, तो मैं मानता हूं कि सिचुएशन काफी खराब भी हो सकती है। भी जानना चाहेंगे कि 45 साल के बाद वहां पे LAC पे गोली चली है, क्या हम ये मान के चले कि कहीं ना कहीं हम जंग की तरफ जा रहे हैं? हाँ, जो देखिए, बातचीत में 13 राउंड बातचीत हुई है, और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में जो बातचीत हुई है, उसमें भी जो सामने कुछ नतीजा आ नहीं रहा, क्योंकि जो स्टेटमेंट उसके बाद दी गई है दोनों मुल्कों की तरफ से, वो किसी भी शांति का संकेत नहीं दे रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी से लेकर नवंबर के एंड तक अगर हमने ये मामला नहीं सुलझाया बातचीत के जरिए से, क्योंकि जब ट्रुप्स देखिए एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल में बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में होते हैं, तो हर दिन ही वहाँ फायरिंग होती है। तो यही हाल इधर भी होगा, क्योंकि ट्रुप्स जो 300-400 मीटर के आसपास के क्षेत्र में आमने सामने है, तो छोटा सा इंसिडेंट भी अगर वो एक्सीडेंटली भी हो जाए तो वो भी जंग की तरफ दोनों देशों को धकेल देगा। तो हालात बहुत नाजुक है, मैं मानता है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स का कल का जिस तरह दौरा है, अब वो पहले मॉस्को जाएंगे, उसके बाद ईरान के जो उनके काउंटर पार्ट है उनसे भी मुलाकात वहाँ पे मुतवक्का है। तो इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर हम LAC के हवाले से बात करें? देखिए, इसका बिल्कुल एक स्पष्ट क्लियर मतलब है कि जब इंडिया और चाइना के बीच में अगर जंग छिड़ जाती है, और दोनों इतने बड़े देश हैं, दुनिया का नंबर 1 और नंबर 2 पॉपुलेटेड देश हैं, इनके दोनों के पास जखीरे हैं न्यूक्लियर हथियारों के, और 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये शेयर करते हैं आपस में। फिर साउथ चाइना सी में भी अमेरिका और चाइना के बीच में टकराव है, क्योंकि वहां पर भी जो अमेरिका के अलाइज है उनको खतरा है चीन से। तो इसमें पूरा विश्व ही इन्वॉल्व हो जाएगा, मैं मानता हूँ। पाकिस्तान तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, और पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो OIC के मेंबर कंट्रीज को किसी न किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से इंडिया भी वो डिप्लोमेटिकली अपनी रिलेशन हर एक के साथ ठीक करना चाहता है, उनको ये बताना चाहता है कि
हालात क्या है, मतलब उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है जैसे चाइना कर रहा है। तो ये मैं मानता हूँ अगर जंग होती है उससे पहले के ये डिप्लोमेटिक मूव्स हैं, अपनी अपनी स्थिति को, अपने हालात को, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का डिप्लोमेटिकली। कर्नल साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नवंबर तक बातचीत से कोई मजबूत नतीजे सामने नहीं आ सकते हैं तो जंग की सूरत हाल बन सकती है। चलिए बात करते हैं भारत चीन तनाव के हवाले से, जहां एलएसी पे तनाव बरकरार बना हुआ है और सूरत हाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सूरत हाल कशीदा बताई जा रही है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स या बार बार जो फौजी सरबराह बात कर रहे हैं। इस बीच में जहां हम ये कहें कि चीनी मीडिया में, अब चीनी मीडिया की हम बात करें, भारत चाइना जंग के हवाले से बात हो रही है, वहीं पे ये खबरें भी गश्त कर रही है जम्मू कश्मीर में चीनी फौज भेजने का जवाब भी चाइना मीडिया बना रहा है। इस पूरे मामले पे जहां एक तरफ तनाव है, जहां एक तरफ वो टेरिटरी जहां भारत दावा करता है ये टेरिटरी हमारी है, चाइना कह रहा है ये हमारी है, इस बीच में अब जम्मू कश्मीर में चीनी फौज को भेजने का जवाब बनाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, हम आपकी नज़र ये वीडियो करते हैं, आप सुनिए गौर से, इस वीडियो को देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ पे है। I personally hope peace will prevail between China and India, and both our two countries and 1.4 billion people here in China, close to about 1.3 billion people in India, can engage in economic development and get all the benefits of peace and good neighborly relations between the two countries. However, in this particular case involving the Indian intrusion into this particular region, there will be a limit to Chinese patience, and I can assure you that if the Indian side refuses to withdraw from the Chinese territory, war may break out. And if we follow the Indian logic, then does that mean that China has the right to send its troops to the Indian-occupied Kashmir because the Pakistani side does not feel comfortable with whatever India is doing in the Indian-controlled Kashmir? I think the Indian government need to wake up to the reality and become more rational, because if any country would accept the Indian rationality in this particular case, there will be chaos throughout the world. नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज 38वीं बरसी मनाई गई है। इस हवाले से पार्टी के सरपरस्त आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ बाकी पार्टी लीडरान ने मज़ार पे जाके फातह खानी पड़ी है। इस बीच में मीडिया से फारूक अब्दुल्ला ने बात की और बीजेपी की कारकर्दगी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी मजहबी बुनियादों पर सियासत नहीं की। क्या कुछ कहना है फारूक अब्दुल्ला का, आए आपकी नज़र करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी मज़हब के नाम पे सियासत नहीं चलाई, कभी नहीं। हमारी हिस्ट्री है वो। और शेर कश्मीर का नारा क्या था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई क्योंकि वो जानते थे कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें गुर्बत में, मुसीबत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है। तो फिर आज हम कैसे कम्युनल हो गए? अगर कोई भी शख्स कम्युनल पॉलिटिक्स आजकल खेल रहा है, वो बीजेपी खेल रही है, आरएसएस खेल रही है, ये तो आपको पूरा पता है। हमने कभी ये खेल नहीं खेला और वो खेल रहे हैं और इस खेल में वो डूब जाएंगे। देखिए, आप 10% तो देखा जाएगा, मगर आपने मुझे राम माधव के बारे में पूछा, मैंने कहा। फारूक अब्दुल्ला ने बात की, आर्टिकल के हवाले से बात नहीं हुई है, बीजेपी को कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना बनाया। इस पूरे मामले पे मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, फारूक अब्दुल्ला का बयान जहां उन्होंने बीजेपी पे तनकीद की और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं मजहबी बुनियादों पर सियासत नहीं कर रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट आज देखा गया तो बीजेपी के मुखालिफ में उन्होंने दिया। यानी कश्मीर में अगर सियासत को चमकाना है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने बोलना है, और वही लाइन कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज यहाँ पर टो की है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल ही राम माधव के बारे में पूछा गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी या राम माधव वो सब कुछ जो है ऐसी मुनाफरत फैलाते हैं, ऐसी सियासत
सियासत करते हैं जिसके साथ मजहब कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं तो ठीक उनके पीछे उनके फर्जंद और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उन्हें जो कहते हैं वही बात जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोहरा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से 370 के मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पर जवाब देने से इनकार किया और साफ यहाँ पर ये लगा कि आर्टिकल 370 जो कि काफ़ी पेचीदा बन चुका है, आप कश्मीर के लिए इसकी डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ये समझ रही है कि वो इसको बहाल नहीं कर पाएगी, चाहे कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर, ऐसा लग रहा है क्योंकि इस तरह से जो उनका बयान आया। अदरवाइज़ हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में जो आज उनका दिन था, 38वीं बरसी थी, उस हवाले से उस मुनासबत से वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज कोई ना कोई बयान देंगे 370 को लेकर, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी के लिए, इनकी ऑटोनॉमी के लिए कुर्बानी दी है, बहुत कुछ कहा है जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम कर रही है। लेकिन आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस पर कोई बड़ा बयान आएगा, लेकिन इस तरह का कोई भी बयान नहीं नज़र आया, बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वही शब्द, वही अल्फाज दोहराए जो उनके पीछे खड़े उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने वहाँ पे बताया। फिलहाल मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक तरफ गुपकार डिक्लेरेशन जहाँ पे फारूक अब्दुल्ला बार बार बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार बात करी, वहीं दूसरी तरफ आज आर्टिकल के हवाले से बात न करना। अगर आर्टिकल के हवाले से बात न करनी है तो गुपकार डिक्लेरेशन को आगे ले जाने का क्या मकसद है? देखिए, यही सवाल मैंने उमर अब्दुल्ला से भी अपने एक इंटरव्यू में पूछी थी कि जब आप समझते हैं कि कोर्ट के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है आर्टिकल 370 को वापस लाने में या उसको बहाल करने में, तो फिर गुपकार डिक्लेरेशन का मकसद क्या है, उसका वजूद क्या है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने साफ ये कहा था कि दो ही चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इस आर्टिकल को बहाल किया जा सकता है। एक पार्लियामेंट, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो उन्हें नहीं लग रहा है कि वहाँ पार्लियामेंट के ज़रिए आज की डेट में वो बहाल हो पाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो उन्होंने कहा कि कानूनी और आईनी जंग लड़नी है तो वो ऑनरेबल कोर्ट में हो सकती है। लेकिन इस सवाल का भी कोई मुत्तफिक जवाब उस वक्त भी नहीं आया था और ना ही आज इसका कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ये मामला जो है कोर्ट के सामने है और कोर्ट ही इस पर हतमी फैसला ले सकता है और पार्लियामेंट में इसका दूर दूर तक भी अभी ऐसी मेजॉरिटी नज़र नहीं आ रही है उस खीमे की जो आर्टिकल 370 के हक में बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, यूपीए के कुछ सदस्य हैं, लेकिन वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अहिला, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा मैं, बीजेपी लीडर राम माधव के स्टेटमेंट के हवाले से हम बात करें, जहां उन्होंने जो भी लोग गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जुड़े हैं उनको एंटी नेशन करार दिया है, उस पर रद्द-ए-अमल आ गया है। चाहे फारूक अब्दुल्ला की हम बात करें, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर शाह ने भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल अपना जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ FIR उन्होंने दर्ज किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप राम माधव के स्टेटमेंट को लेकर, जहाँ के वो लोग जो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जुड़े हैं उनके स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए रूप, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी खेती बन गई है आर्टिकल 370 को रिवोक करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या रीजनल पार्टीज़ के साथ साथ नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी खेती बन गई है कि जिसका फसल अब वो बार बार काटना चाहेंगे, हासिल करना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे। अदरवाइज़ इस फैसले से फ़ायदा किसको कितना हुआ या नुकसान कितना, जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा कितना हुआ या मुल्क को कितना फ़ायदा हुआ, ये तो एनालिस्ट और मुबस्सिरीन खूब बता रहे हैं और अखबारात की सुर्खियाँ भी ये चीज़ें बनती रहती हैं। लेकिन जहाँ रीजनल पार्टीज़ अब इसकी बहाली के लिए सियासत करेंगे, वहीं पर नेशनल पार्टीज़ ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका फसल काटने के लिए आइंदा का लाहेअमल मुरतब करेंगे। अदरवाइज़ पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमी डाउन होती है और इसके साथ साथ जो चाइना और LOC पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से आजकल एस्केलेशन हो रही है और बेरोज़गारी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि रोज़गार जिन लोगों ने हासिल किया था उनका ग्राफ भी कैसे डाउन होता जा रहा है। उस चीज़ को कम अप करने के लिए अब 370 एक ऐसी खेती बन गई है जिसका फसल हर कोई पार्टी अब जो है काटना चाहेगी। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला ने आज आर्टिकल के हवाले से बात नहीं की, वहीं पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर गुपकार डिक्लेरेशन को आगे ले जाने का क्या मकसद है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। अगर हम पॉजिटिव केसों की बात करें तो काफ़ी तादाद बढ़ रही है पॉजिटिव केसों के हवाले से। अगर अब श्रीनगर की बात करें, जम्मू की बात करें, खासकर अगर कश्मीर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। अब अनलॉक कर दिया सरकार ने, इस बीच में
कहीं से भी जिस तरह की शिकायतें अब आ रही है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह SOPs की बात कही गई थी, प्रोटोकॉल को सेट करने की बात कही गई थी, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अब लोग मार्केट का रुख कर रहे हैं, जिस तरह लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। अब ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने फैसला लिया है, वहाँ के जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं, बाज़ारों में जो दुकानदार काम कर रहे हैं, उनके लिए हिदायतनामा जारी किया है। ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने कहा कि वो कोविड-19 के हवाले से अपने सैंपल्स दे, वो टेस्ट करे। तो इस हवाले से अब दुकानदार जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों में जाके सैंपल्स देते हैं। कुछ दुकानदारों ने हमारे साथी फिरदौस अहमद से बात की कि सैंपल्स तो वो दे रहे हैं, मगर रिपोर्ट हासिल करने में उनको दुश्वारी आ रही है। रिपोर्ट हासिल करने के हवाले से उनका क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। मेरा नाम फिरोज़ अहमद है, मैं यहाँ शॉपकीपर हूँ लाल चौक में। तो मेरा आज कोविड टेस्ट हो गया, मेरा नंबर था 42, तो मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा ये नेगेटिव आ गया, बोल रहे मेरा नेगेटिव है। तो ये कैसे पता चलेगा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये मेरे को बोल रहे हैं 42 नंबर नेगेटिव है। तो ये प्लीज़ होना चाहिए ना, इसमें कम से कम कुछ तो सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। कल नहीं मिल गई तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ तहसीलदार साहब से या कौन है या कंसर्न अथॉरिटी, हमारी प्रॉपर स्लिप दीजिए तो हम आराम से दुकान। नेगेटिव निकला हमारा, मगर उन्होंने दिया हमको नंबर हाथ पर लिख के, मगर ये मिट जाएगा। अगर हमको कल कोई दुकानदार आएगा, अफसर आएगा, आपको टेस्ट किया है कि नहीं, मगर हम क्या बोलेंगे? हमको हमारे पास क्या प्रूफ है नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये ऐसे ही छोड़ते हैं, मगर ये फ़ायदा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं हमको कुछ स्लिप दे दो, कुछ हमारे पास कर रहे हैं। अगर कोई आएगा वो बोलेगा नहीं आपने टेस्ट किया है। चलिए, जहां दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया है टेस्टिंग के हवाले से, रिपोर्ट मिलने के हवाले से, वहां पे जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने बात की हमारे साथी फिरदौस अहमद के साथ। उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के मुताबिक तमाम मार्केट की इस वक्त ये सैम्पलिंग हो रही है। इससे पहले पिछले हफ्ते में तमाम जो डिपार्टमेंट्स है, जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ये टेस्टिंग हो रही है। लाल चौक के उस एरिया के हैं, उनको वहाँ इस वक्त टेस्टिंग हो रही है। तो हम सारे उन शॉपकीपर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जो इस वक्त कंज्यूमर्स आ रहे हैं दुकानदारों के पास, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कि बिला झिझक, बिला किसी खौफ डर के आप वहाँ इस वक्त, वहाँ हमारी मेडिकल टीम लगी है इस वक्त, वहाँ पुलिस इंतज़ामिया भी इस वक्त लगे हैं उनके यार मदद के लिए। वो वहाँ जाइए और अपना टेस्ट करवाए, ताकि उनको भी कल कोई खौफ डर न रहे। अब मैंने अभी डॉक्टर, ये जो टीम बैठी है, इनको मैंने कहा है कि जो ये फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद जो ही इनका रिजल्ट आएगा, आप फार्म पे ही इनको रिजल्ट लिखिए। किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा। जो दुकानदार पॉजिटिव होगा उसको हम यही हिदायत करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के मुताबिक वो उसी वक्त दुकान बंद करे और SOP की गाइडलाइन फॉलो कीजिए और घर में बैठे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कीजिए। रही बात उनकी जो नेगेटिव है, जिस फार्म में नेगेटिव लिखा है, उनको हमने ये अपने पिक उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त मसला है, अभी फूड स्टेट करना है, उनको सर्टिफिकेट देनी है। इस वक्त बहुत सारी टीमें लगाई हमने यहाँ, इसलिए सबसे बेहतर है हमने उनको कहे जिसको भी नेगेटिव करार दिया गया, जिसको पॉजिटिव करा दिया, वो इनसे अपने मोबाइल से पिक उठाएंगे और जाएंगे। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से। सरकार ने अब बैक टू विलेज 3 के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट अफसरान को इन्फॉर्म किया गया कि आप बैक टू विलेज 3 के हवाले से वो तैयारियां करें। इस हवाले से बैक टू विलेज 1 और 2 के हवाले से लोगों ने, यहाँ के जो 5 सरपंच हैं या BDC चेयरमैन हैं, उन्होंने खदशात का इजहार किया। उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि बैक टू विलेज 1 और 2 में जिस तरह सरकार ने वादे किए थे लोगों के साथ, तामीर व तरक्की होगी, ग्राउंड लेवल पर काम होगा, गाँवों में जाके लोगों को उनकी ग्रीवेंसेस सुनी गई थी, फिर ग्रीवेंसेस को उन पे अमल करने की बात कही गई थी, कहीं कुछ हुआ नहीं है। आज हमारे साथी मोहम्मद अशरफ ने बात की है BDC पारनिवा और BDC बडगाम से। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपकी नज़र करते हैं। सर, ये जो बैक टू विलेज है अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं इसका, मगर ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है इसका। तो क्या फ़ायदा है ये बैक टू विलेज करने का? हमारा तो कोई काम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हम क्या जवाब देंगे लोगों का? क्या करेंगे हम? बैक टू विलेज जो 3 है, अब क्या फ़ायदा है ये करने का? हमने जो पिछली 2 बार जो बैक टू विलेज हुआ था, जो कामें दी थी, कोई काम भी नहीं हुए। सिर्फ एक काम हुए जो PHE का था, 2 लाख का था वो काम, बस वही हुआ और कुछ नहीं। हम क्या जवाब देंगे लोगों का? क्या करेंगे? इससे ये अफसर वो क्या उसे बुलाने के वो क्या फ़ायदा है? एक्सपेंचर करने का क्या फ़ायदा है? हमने जो पिछले 2 बार बैक टू विलेज किए हैं, हमने खर्चा अपनी जेब से किया है, मगर एक भी पैसा नहीं मिला। क्या करेंगे हम? बस इससे क्या फ़ायदा होगा बैक टू विलेज? आपको लग रहा है आने वाला जो बैक टू विलेज 3 है, ये जो एक्सरसाइज अब गवर्नमेंट एक बार फिर करे, इसका कोई मकसद नहीं है ग्राउंड लेवल पर?
क्या मकसद है? पिछली 2 बार वो क्या फ़ायदा हुआ है पिछली 2 बार का, अब तीसरी बार मुझे नहीं लग रहा है कोई फ़ायदा होगा। उस लिहाज से भी मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर बैक टू विलेज 3 होता है तो मैं इसका वेलकम करता हूँ, एक शर्त पर कि अब कुछ हो। बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसमें लोगों ने बड़े वादे किए, जो हमारे अफसर आए थे, जो गवर्नमेंट ने अफसर वहाँ डिप्यूट किए थे, उन्होंने बड़े वादे किए। बैक टू विलेज 2 में भी उन्होंने वादे किए और यहाँ से काम लिख कर ले लिया। उसमें मैं बड़गाम की बात करता हूँ, 4 काम उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उस वक्त हमने काम बहुत आइडेंटिफाई किए, 25 साल के मेरे हैं, 25 हल्कों में जाकर इन्होंने उस वक्त बहुत से काम लिखे, लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट वाली काम 4 रखी है। 1.5 लाख रुपए का 4 हल्कों में इन्होंने रखे हैं, 6 लाख रुपए टोटल। अब 6 लाख रुपए के लिए इतने पूरे बड़गांव इस ब्लॉक को मोबिलाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि एक सरपंच इस वक्त 1 करोड़ रुपए खुद का खर्च कर रहा है। तो बैक टू विलेज से क्या फ़ायदा है? नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम जानते हैं लोगों को जमा करना कितना मुश्किल है। पिछली दफ़ा जितना भी खर्चा हुआ उन अफसरों को हमने घर में बिठा दिया, जो भी उनके लिए नंबर 1 खाना पीना जो वगैरह, वो सब गरीब सरपंच ने किया, किसी को एक पैसा नहीं मिला। बिल्कुल फजूल एक्सरसाइज है। अभी हमारे गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा गवर्नर मिला है, लेकिन फीडबैक इसको गलत दिया जा रहा है। अब ये फीडबैक ले ले और देखे बैक टू विलेज में क्या हुआ। अगर कुछ हुआ, ये लोग बड़े सेंसिटिव लोग हैं कश्मीरी, एक एक चीज़ का जवाब हमसे लेते हैं। हम ग्राउंड में रहते हैं, भैया हमारा सर फोड़ेंगे, कौन आएगा? मुझे पता वहाँ कौन आएगा, वो बताएंगे पिछले 1-2 में आपने हमारे लिए क्या किया। 3 में अब तो उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, जाना है हमको, हम तो जाएंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ लोग आज से ही बोलते हैं कि बैक टू विलेज 3 में हमें क्या मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि लोग हमारे लिए जमा हो जाएंगे। अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो हर एक अजला से, हर एक हलके से, हर एक ब्लॉक से यही जो लोग हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं, चाहे हम पंच सरपंच की बात करें, BDCs की बात करें, उनका ये कहना है कि जो बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड है वो कहीं पे कारगर साबित नहीं हुआ। लोगों को वादे किए गए थे, लोगों को तामीर व तरक्की के ख्वाब दिखाए गए थे, मगर वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुए। अब बैक टू विलेज 3 के हवाले से उनका कहना है कि पहले सरकार को वो जो 2 बैक टू विलेज किए गए थे फर्स्ट और सेकंड, उसमें जो लोगों के साथ वादे किए गए थे उनको मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसके बाद ही अब तीसरे प्रोग्राम के हवाले से बात करनी चाहिए, जहां पे हम लाखों करोड़ों रुपए के हवाले से प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। इनका कहना है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, जो लाखों रुपए के प्रोजेक्ट थे उनको मुकम्मल करते तो बात और थी। अब तो ना लाखों के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए, ना करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। सरकार ने वादे किए, वादे ज़मीनी सतह पे कहीं पूरे नहीं हुए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे चाडोरा इलाके के हवाले से। मेन मार्केट चाडोरा में ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ लोगों को, दुकानदारों को, राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर एम्बुलेंस को चाडोरा से या किसी और इलाके से श्रीनगर की तरफ जाना हो, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कई बार ये मामला एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया, कई बार इस मामले पर बात हुई, मगर कोई खातिर खा जवाब जो लोगों को नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारे साथी जाहिद मलिक के साथ वहाँ के लोगों ने बात की, क्या कहना है वहाँ लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि हम पिछले 2-4 सालों से यहाँ पे बहुत ही सफ़र कर रहे हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक जैम, जो आए दिन सुबह से लेकर शाम तक मतलब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब दावे किए जा रहे हैं, जैसे हमारे जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार ही कहती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और जो ट्रैफिक जाम है इस पर हम काबू करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप अगर देखेंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7:30-8 बजे तक सिर्फ ट्रैफिक जाम। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे ये जो रूट है, टाउन में से जो रूट गुजर रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस जो भी गाड़ियाँ यहाँ से आ रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। या खास करके जो तजारत पेश लोग यहाँ पे आपको भी पता भी है कि पिछले 1 साल से यहाँ पे बंद ही मार्केट पड़ा है, लेकिन बदकिस्मती जब ट्रैफिक जाम होता है यहाँ के दुकानदार भी सफ़र हो रहे हैं और खास करके जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो भी सफ़र कर रहा है। रिक्वेस्ट करता हूँ खासकर जो यहाँ के SDM साहब हैं, SHO साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, चाडोरा के जो कंसर्न हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जब 4 बजे शाम के होते हैं या 5 बजे, तो कम से कम यहाँ से पुल क्रॉस करने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, जो कि 2 मिनट का सफ़र है। न कहीं ट्रैफिक पुलिस नज़र आता है, न कहीं JK पुलिस नज़र आता है, न कोई गवर्नमेंट सर्विस नज़र आती है। इतना जाम पड़ा होता है कि खुदा ही बेहतर जानता है। अगर कोई बीमार होगा तो
मुझे लगता है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठेगा। लेकिन इसके लिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि उस टाइम कम से कम यहाँ का जो इंतज़ाम है वो ठीक ठाक रखे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम होता है जिसकी वजह से आम लोग जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। और कल एक बीमार था एम्बुलेंस में और उसे पुल क्रॉस करने में यहाँ तक 2 घंटे लग गए, यानी कि वो मौत के करीब था। मैं उन लोगों को सराहना करता हूँ कि फिर दुकानदारी जो है, दुकानदार बरादरी वो निकल गए और उन्होंने यहाँ से जाम निकाल दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कंसर्न जो यहाँ है उनको कहीं कुछ टस से मस नहीं हो रहे हैं। उसकी खास वजूहतें हैं, जो पटरी फरोश वाले हैं, जो रॉन्ग पार्किंग वाले हैं, जो सोमो वाले हैं, वो उसमें भी सड़क में गाड़ी खड़ा करते हैं और सवारियाँ भरते हैं। तो मैं आपके गुलिस्तान न्यूज़ की वसादत से ये उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस पर आप नज़रसानी कीजिए। चलिए, आपने लोगों की बात सुनी, तो लोगों की बात हमने वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज है, एसडीएम चाडोरा है, उन तक पहुँचाई कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले पे बात क्यों नहीं कर रही है। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से कर रही है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को मुश्किलात हो रही है। हमारे साथी मलिक जाहिद ने बात की एसडीएम चाडोरा से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीछे 5-6 महीने का आपको पता ही है कोविड की वजह से बंद था, तो उसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत कम हुआ करता था। लेकिन अभी दोबारा से जो है जो खुला हुआ है, बाज़ार खुला हुआ है, ट्रैफिक खुला हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जैम हो रहा है। इसमें हमने दो तरह के पॉलिसीज़ रखी हुई है। एक तो पॉलिसी ये है कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम करेगा। ऐसा गलत है कि ट्रैफिक पुलिस मैंने अभी भी वहाँ से मैं आया, उनके जो लोग थे वो नीचे भी थे और अभी ऊपर भी थे। उसके अलावा हमने जो है म्यूनसिपैलिटी के थ्रू एक और उसके जो व्हीकल लिफ्ट करने के लिए जो सड़कों पे व्हीकल्स होते हैं उनको रेगुलरली उठवाते हैं। और तीसरा हमने लॉन्ग टर्म प्लान भी रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म प्लान में हमने यहाँ जो है अड्डे के लिए एक ज़मीन भी रखी हुई है, उसकी एक फ़ाइल जो है हमारे गवर्नमेंट के पास है, उसमें एक्विजिशन का प्रोसेस है। वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ जो चाडोरा की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है चाडोरा मेन रूट जो है वो सारा ट्रैफिक एक ही ट्रैक से आता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ दुकानदार हजरात हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो जो भी उनका जो अपना ट्रांसपोर्ट हो या जो ख़रीदार उनका जो आता है, उनको जो है वो यहाँ पे साथ में हमारी बड़ी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे पार्किंग में रखा करें ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। आपको बताया कि मैंने पीछे भी एक बार इनसे बात की थी, जो इनके प्रेसिडेंट्स हैं यहाँ पे यूनियन के, तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि हम जो है बिल्कुल अंदर जो उनका अड्डा जो डिजिग्नेट अड्डा है वहाँ पे रखेंगे, तो जो है बाहर ट्रैफिक नहीं रखेंगे। आप जो शिकायत बोल रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह मैंने अभी आपसे पहले उनको समन करा हुआ है कल के लिए, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कल से जो है ट्रैफिक में बेहतरी आएगी, ताकि उनकी व्हीकल्स भी बाहर जाएंगी और हमारा रेगुलर जो है ट्रैफिक पुलिस का और जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो हम व्हीकल्स उठाते हैं वो भी लगातार रहेगा इंशाल्लाह। एसडीएम चाडोरा का कहना है कि इस हवाले से सरकार को आगाही कर दी गई है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मुकम्मल कर दी गई इस हवाले से कि वहाँ पे ये ट्रैफिक जाम को कम करने के हवाले से किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से, जहां एक तरफ सरकार के दावे, एडमिनिस्ट्रेशन के दावे, जम्मू कश्मीर के लोगों तक तामीर व तरक्की पहुंचाई जाएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात से बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए यहां की एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त काम कर रही है। वही अगर हम बात करें सोपोर का बस स्टैंड, जो पिछले 30 सालों से खस्ता हाली की तस्वीर बयान कर रहा है, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, लोगों का कहना है कि इस बस स्टैंड पे कभी 30 सालों के अंदर कोई काम नहीं हुआ, ना मैकडेमाइजेशन हुआ, ना कोई काम हुआ, जिसकी वजह से ये जो बस स्टैंड है ये अब खस्ता हो चुका है। जहाँ पे गाड़ियाँ रहनी थी वहाँ पे अब कुत्तों की बरमार देखने को मिल रही है। लोगों ने क्या इल्ज़ाम लगाया सरकार पे, हम आपकी नज़र करते हैं। आपकी चैनल की वसातत से हम ये आला मुकाम तक ये पहुँचाना चाहते हैं। एक्चुअली जो ये है ना, उस समय उन्होंने इसको बस स्टैंड के लिए यहाँ पे मुकर्रर किया था, लेकिन बदकिस्मती से ये बस स्टैंड नहीं है। इसको इन्होंने गोल मार्केट बनाया, इसमें बहुत सारी एजेंसी इसके पीछे है जो इसमें रिश्वत लेते हैं, वो अपना घर बनाते हैं, लेकिन आम लोगों को इधर बहुत परेशानी है, इस अड्डे से बहुत तकलीफ है। यहाँ आप खुद ही मुशाहिदा करिए इस अड्डे की, इसकी हालत देखो कहाँ है। ये कश्मीर प्रोविंस में वाहिद एक है ये अड्डा ऐसा है जो बिल्कुल खस्ता हालत की सूरत में इस वक्त आपके सामने आया है। आप इस अड्डे की हालत देखो, वो देखो, म्यूनसिपलिटी वालों ने वहाँ गार्बेज जमा करते हैं। यहाँ लोग, मुझे लगता है कि अगर इस एरिया में वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, वो इन्फेक्शन उनको अड्डे में ही होती। चलिए नाज़रीन, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों का इल्ज़ाम हमारे साथी मोहम्मद यूनुस ने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B से उन्होंने बात की इस हवाले से कि इस बस स्टैंड पे काम क्यों नहीं हो रहा है, इस पे मैकडेमाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कहना है R&B एग्जिन का, आइए आपकी नज़र करते हैं। इसका एस्टिमेट 1 करोड़ 36 लाख है, उसको सबमिट किया है
और हम ऑथराइजेशन के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि जो ही हमारे पास ऑथराइजेशन आ जाएगी हम इसका टेंडर निकाल देंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी ऑथराइजेशन आ जाएगी और हम टेंडर निकाल के इस पे काम शुरू कर देंगे और जो आवाम की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। ये आजकल हमारे पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रूल निकाला कि हमारे पास पहले ही हर किसी काम का ए होना चाहिए, टेक्निकल सैंक्शन होनी चाहिए, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, उसके बाद ही हम टेंडर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। हम भी परसों डीसी साहब से मिले थे, वो भी इस सिलसिले में हुकाम से राब्ता में हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।